हर लिखने वाला, चाहे वो नया हो या पुराना, कभी ना कभी एक सवाल के सामने आकर जरूर रुक जाता है। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ रोक देता है। तो आज हम एक क्लासिक हिंदी निबंध के जरिए इसी सदियों पुरानी समस्या का हल समझेंगे। एक ऐसा तरीका जो सिखाता है कि किसी भी विषय पर कैसे लिखा जाए। और जानते हैं वो सवाल क्या है? वो सवाल है, क्या लिखूं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुविधा है। और मजे की बात यह है कि यही उस निबंध का टाइटल भी है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। एक ऐसा निबंध जो इस सवाल का जवाब बड़े ही कमाल के तरीके से देता है। तो इस शानदार निबंध के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी जी 20वीं सदी की शुरुआत के एक बहुत ही माने हुए लेखक थे और हिंदी की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से एक सरस्वती के संपादक भी थे। मतलब वो एक ऐसे साहित्यिक माहौल से आते थे जहां हर शब्द का वजन होता था। अब कहानी कुछ यूं है कि बख्शी जी को सिर्फ अपने लिए नहीं लिखना था, बल्कि उन्हें अपनी दो छात्राओं नमिता और अमिता के लिए दो मॉडल निबंध लिखने का काम दिया गया था। मकसद था उन्हें निबंध लिखने की कला का राज समझाना। तो जाहिर है प्रेशर तो था ही। और उनकी मुश्किल यहीं से शुरू होती है। नमिता चाहती थीं कि वो लिखें, दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर, जो कि एक बहुत ही काव्यात्मक मतलब पोएटिक आइडिया है। वहीं अमिता ने उन्हें टॉपिक दिया समाज सुधार, जो कि एक बहुत गंभीर और प्रैक्टिकल विषय है। अब सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। बख्शी जी इन दोनों को एक साथ कैसे संभालते? तो इस मुश्किल से निकलने के लिए बख्शी जी ने सोचा कि चलो देखते हैं दूसरे महान लेखक ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। उन्होंने निबंध लिखने की कला के कई माहिरों की रचनाओं को खंगालना शुरू किया ताकि कोई रास्ता मिल सके। तभी उन्हें अंग्रेजी निबंधकार A.G. गार्डिनर की एक बात याद आई। गार्डिनर कहते थे कि विषय यानी टॉपिक तो बस एक खूंटी की तरह है जिस पर हम अपने विचार टांगते हैं। असली चीज तो विचार हैं, खूंटी नहीं। मतलब टॉपिक कोई भी हो, अगर मन में कहने को कुछ है तो उसे कहा जा सकता है। लेकिन गार्डनर की ये बात सुनने में तो अच्छी थी, पर बख्शी जी के लिए उतनी आसान नहीं थी। उनके लिए लिखना कोई अचानक से आने वाला इंस्पिरेशन नहीं था। ये तो कड़ी मेहनत, सोच विचार और कोशिश का काम था। वो मानते थे कि लिखने के लिए एक खास मानसिक स्थिति की जरूरत होती है, पर वो स्थिति अपने आप तो आती नहीं थी। अपनी इसी मुश्किल को समझाते हुए वो शेक्सपियर का एक बड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं। कहा जाता है कि शेक्सपियर को नाटक लिखने में उतनी मुश्किल नहीं होती थी जितनी उनके नाम रखने में होती थी। और एक बार तो तंग आकर उन्होंने अपने एक नाटक का नाम ही रख दिया जैसा तुम चाहो, यानी एज यू लाइक इट। इससे पता चलता है कि क्रिएटिव प्रोसेस बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी कितनी मुश्किल हो सकती है। और फिर जब वो इसी उधेड़बुन में थे, उन्हें एक बहुत पुरानी कहानी याद आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी थी महान कवि अमीर खुसरो की, और यहीं से उन्हें अपनी समस्या का हल मिला। हुआ यूं कि अमीर खुसरो को प्यास लगी और वे कुएं पर गए। वहां पानी भर रही चार औरतों ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि भाई, कविता सुनाओगे तभी पानी मिलेगा। और शर्त ये थी कि कविता एक ही हो, पर उसमें उन चारों की पसंद की चीजें शामिल हों: खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। सोचिए, चार बिल्कुल बेमेल चीजें एक ही कविता में। ये तो नामुमकिन सा लग रहा था। पर अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो थे। उन्होंने तुरंत एक दोहा कह दिया: खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। कमाल है, दो पंक्तियों में उन्होंने एक छोटी सी कहानी बना दी जिसमें चारों चीजें कितनी खूबसूरती से एक साथ आ गई। बस यही वो आहा मोमेंट था जब बख्शी जी को अपना रास्ता मिल गया। उन्हें समझ आया कि जैसे खुसरो ने चार अलग अलग चीजों को एक ही धागे में पिरो दिया, वैसे ही वो भी दूर के ढोल और समाज सुधार जैसे दो बिल्कुल अलग विषयों को एक ही निबंध में मिला सकते हैं। मतलब एक ही ढेले से दो चिड़िया मार सकते हैं। तो अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये किया कैसे। कैसे उन्होंने एक काव्यात्मक विचार को एक गंभीर सामाजिक मुद्दे से जोड़ दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने पहले विषय को उठाया, दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं। क्योंकि जब ढोल पास बजते हैं तो उनकी आवाज कानों को थोड़ी कठोर लगती है, कर्कश लगती है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वो कठोरता खत्म हो जाती है और हम तक सिर्फ एक मीठी रोमांटिक सी धुन पहुंचती है। और यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बख्शी जी इस मेटाफर को जिंदगी पर लागू करते हैं।
वो कहते हैं कि जो युवा हैं वो भविष्य से दूर हैं, इसलिए भविष्य उन्हें एक दूर के ढोल की तरह बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं वो अपने अतीत से दूर आ गए हैं, इसलिए उनकी यादें उन्हें दूर के ढोल की तरह बहुत सुखद लगती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? दोनों ही अपने आज से, अपने वर्तमान से खुश नहीं रहते। युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और बुजुर्ग अतीत को। और यहीं ठीक इसी पॉइंट पर वो दोनों विषयों को जोड़ देते हैं। वर्तमान से ये जो कभी ना खत्म होने वाली असंतुष्टि है, यही वो इंजन है जो समाज सुधार की लगातार बनी रहने वाली जरूरत को चलाता है। युवा क्रांति चाहते हैं, बुजुर्ग परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, और इसी खींचतान के कारण वर्तमान में हमेशा सुधारों की गुंजाइश बनी रहती है। वाह, क्या कमाल का कनेक्शन है। इस तरह ये निबंध सिर्फ दो विषयों को जोड़ने तक ही नहीं रुकता, बल्कि ये जीवन, प्रगति और इतिहास के गहरे दर्शन तक पहुंच जाता है। बख्शी जी बताते हैं कि समाज सुधारकों का आना कोई आज की बात नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये हमेशा से होता आया है। बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य से लेकर कबीर, दयानंद और महात्मा गांधी तक सुधारकों की एक कभी ना खत्म होने वाली कड़ी है। सुधारों की जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती, और ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है। जो कल के सुधार थे वो आज की समस्याएं बन जाते हैं। आज के जो युवा हैं वो कल बुजुर्ग होकर अपने अतीत के सपनों में खो जाएंगे, और उनकी जगह नए युवा ले लेंगे जो भविष्य के सपने देखेंगे। न दोषों का अंत होता है, न सुधारों का। और आखिर में बख्शी जी दोनों पीढ़ियों को एक साथ लाते हुए अपनी बात को उसी मेटाफर से खत्म करते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे वर्तमान को लेकर हमारे नजरिए को अतीत या भविष्य के कौन से दूर के ढोल हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।